हेलो बच्चों, क्या आपको पता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज अचानक होता है और अनदेखा करने पर जानलेवा बन जाता है। पोस्टपार्टम हेमरेज की समय पर पहचान माँ की जान को बचा सकती है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। तो पोस्टपार्टम हेमरेज कब होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यह आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? नॉर्मली जो हमारा ब्लड लॉस होता है आफ्टर वजाइनल डिलीवरी, तो वजाइनल डिलीवरी के बाद जो हमारा जो ब्लड लॉस होता है वो क्या होता है? लेस देन 500 ml, यानी 500 ml से क्या रहता है, हमेशा कम रहता है। किसमें? वजाइनल डिलीवरी में। और सिजेरियन सेक्शन में लेस देन कितना रहता है हमारा? 1000 लीटर, सॉरी ml। तो हमारा जो सिजेरियन सेक्शन है उसमें कितना होता है? लगभग 1000 मिलीलीटर से कम होता है। और वजाइनल डिलीवरी में क्या होता है हमारा? 500 मिलीलीटर से कम होता है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है हमारा? ये थी नॉर्मल कंडीशंस। इफ ब्लड लॉस इज मोर देन द एबव वैल्यूज, तो अगर हमारा जो ब्लड लॉस है वो इन सभी वैल्यूज से ज़्यादा होता है, यानी वजाइनल डिलीवरी में अगर 500 ml से ज़्यादा हो रहा है या सिजेरियन सेक्शन में 1000 ml से ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो कितना होगा? वजाइनल डिलीवरी में 500 ml से क्या होगा? ज़्यादा होगा। और सिजेरियन सेक्शन में क्या होगा? 1000 ml से ज़्यादा होगा। और ये कब होता है? आफ्टर डिलीवरी अप टिल 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी, यानी डिलीवरी के बाद और 12 वीक से पहले अगर हमारा जो है हेमरेज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। अब पोस्टपार्टम हेमरेज के हम लोग दो टाइप्स देखेंगे। पहला क्या है हमारा? प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है और सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है हम लोग देख लेते हैं। तो प्राइमरी में क्या होता है? व्हेन पोस्टपार्टम हेमरेज विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, यानी जो पोस्टपार्टम हेमरेज है वो हमारा अगर 24 घंटे के भीतर हो रहा है डिलीवरी के बाद, यानी बच्चा पैदा लेने के बाद अगर 24 घंटे के भीतर अगर हमारा जो है डिलीवरी हो रही है, सॉरी हेमरेज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। तो अगर हमारा जो है ब्लीडिंग अगर 24 घंटे के अंदर हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। और इसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो क्या होता है? एटोनिक यूट्रस। ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटोनिक यूट्रस हो जाता है। और सेकेंडरी जो पीपीएच होता है वो हमारा क्या होता है देख लेते हैं। तो व्हेन पोस्टपार्टम हेमरेज ऑकर्स आफ्टर 24 आवर, यानी 24 घंटे के बाद और 12 वीक के अंदर अगर हमारा जो डिलीवरी के अगर हमारा जो ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। और 24 घंटे से पहले तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्राइमरी हो जाएगा। 24 घंटे के बाद सेकेंडरी, और 12 वीक से पहले तो भी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। और इसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? तो रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू। तो अगर प्लेसेंटा का कोई टिश्यू अगर यूट्रस में बच जाता है तो उस केस में भी क्या हो सकती है? हम लोग को सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है। तो कॉजेज ऑफ पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज के कौन कौन से कॉजेज होते हैं, इसका मिनोमिक्स जो है 40 से हम लोग याद रखेंगे। इसको हम लोग याद रखने के लिए 40 का इस्तेमाल करते हैं। तो 40 में सबसे पहला जो टी है क्या हो जाएगा? डिक्रीज टोन ऑफ यूट्रस, यानी एटोनिक यूट्रस। ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी अगर टोन नहीं रहेगा हमारे यूट्रस में तो क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग हो सकती है। सेकेंड टी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रॉमा। तो ट्रॉमा के कारण भी क्या हो सकता है? पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। अगला क्या है? रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू, यानी अगर कोई प्लेसेंटा का कचड़ा वगैरह अगर बच जाता है, कोई टिश्यू बच जाता है, तो उस केस में भी हम लोग को पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है। और फोर्थ हमारा टी क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन डिक्रीज हो जाएगा, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन अगर हमारा डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। और सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज हम ऑफ पीपीएच हमारा क्या हो जाएगा? एटोनिक यूट्रस हो जाता है। क्या हो जाता है? एटोनिक यूट्रस, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। और सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज में क्या आ जाएगा? ट्रॉमा हो जाएगा, यानी पेरिनियल टीयर हो सकता है। तो एटोनिक यूट्रस जो होता है उसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। अब इसमें रिस्क फैक्टर कौन कौन से आ जाते हैं तो देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा रिस्क फैक्टर में हम लोग इसको 3 कैटेगरी में बांटे हैं। फर्स्ट हमारा क्या? मैटरनल फैक्टर, लेबर रिलेटेड और प्लेसेंटा रिलेटेड। तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज के, ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो मैटरनल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा? क्या रिस्क फैक्टर होगा? एनीमिया हो सकता है, पीआईएच यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, और ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस हो सकता है। तो ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस में क्या क्या आ जाएगा? ट्विंस आ जाएंगे, पॉलीहाइड्रोमस आ जाएगा और मैक्रोसोमिया हो जाएगा। एंटीपार्टम हेमरेज इन दिस प्रेगनेंसी, अगर एंटीपार्टम हुआ है तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, रिस्क फैक्टर हो जाता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है। और हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, अगर पहले की प्रेगनेंसी में क्या हो? पोस्टपार्टम हेमरेज का हिस्ट्री देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या हमारे रिस्क फैक्टर हैं।
और हमारा जो लेबर रिलेटेड जो हो जाएगा रिस्क फैक्टर कौन-कौन सा होता है? तो प्रोलॉन्ग लेबर यानी लेबर जो है ज़्यादा देर तक चले। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन, अगर ऑक्सीटोसिन का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं तो इस केस में भी पोस्टपार्टम हेमरेज का खतरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और प्रेसिपिटेट लेबर, तो प्रेसिपिटेट लेबर जो होता है वो क्या होता है? एंटायर प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑकर्स इन 3 आवर, यानी 3 घंटे के अंदर ही सारा प्रोसेस अगर हो जाता है तो उस केस में भी क्या होगा? पोस्टपार्टम हेमरेज का खतरा बढ़ जाएगा। और प्लेसेंटा रिलेटेड देख लेते हैं तो फर्स्ट हमारा क्या है? बिग प्लेसेंटा, तो बिग प्लेसेंटा यानी एग्जांपल क्या हो जाएगा? सक्सिनेटेड लोब, तो सक्सिनेटेड जो लोब होता है इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है 2 भाग में बढ़ जाता है। एक भाग बड़ा हो जाता है और एक भाग क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और अगला क्या हमारा? प्लेसेंटा एक्रीटा, तो प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होता है कि हमारा जो प्लेसेंटा है वो मायोमेट्रियम में जाकर धँस जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा एक्रीटा बोलते हैं। तो ये थे हमारे कुछ रिस्क फैक्टर फॉर पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज। अब हम लोग देख लेते हैं मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट जो होता है हमारा पीपीएच का, इसमें क्या हो जाता है? कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? कोई नॉन स्पेसिफिक मैनेजमेंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं? रिससिटेशन करते हैं ना, बचाव करेंगे, नॉर्मल करेंगे सारे फैक्टर्स को। तो रिससिटेशन हम लोग कैसे-कैसे करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? 2 लार्ज बोर क्या करेंगे? आईवी लगाते हैं ना, इन इन इंट्रावेनस जो है कैनुलास लगाएँगे। और स्टार्ट करेंगे क्या? आरएल और एनएस, डू नॉट स्टार्ट डेक्स्ट्रोज, डेक्स्ट्रोज हम लोग स्टार्ट नहीं करते इसमें, या तो 2 ही देंगे, या तो आरएल देंगे और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? एनएस देते। उसके बाद क्या करेंगे? टेक आउट ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल हम लोग निकालेंगे और हेमोग्लोबिन, एबीओ और आरएच और सीबीसी हम लोग कराते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? अरेंज फॉर ब्लड, ब्लड के लिए हम लोग अरेंज करेंगे और कैथेटराइज़ द ब्लैडर, और हम लोग जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको हम लोग क्या करेंगे? कैथेटराइज़ करेंगे, है ना? यूरिनरी कैथेटराइज़ेशन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं स्पेसिफिक मेजर्स हम लोग क्या-क्या करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? यूट्राइन को क्या करेंगे? मसाज करेंगे। तो यूट्राइन अगर हम लोग मसाज करेंगे तो एटोनिक जो हमारा यूट्रस है वो क्या हो जाएगा? ठीक हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? यूट्राइन मसाज के बाद हम लोग क्या करेंगे? ट्रेनेक्सा देते हैं। तो ट्रेनेक्सा में हम लोग क्या करेंगे? ट्रेनेक्सा के बाद क्या करेंगे? ऑक्सीटोसिन देंगे और अनदर ड्रग्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब फर्स्ट जो मैनेजमेंट क्या हमारा मसाज है, तो मसाज करेंगे, यूट्राइन मसाज देते हैं। उसके बाद ट्रेनेक्सा देंगे और ट्रेनेक्सा देने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीटोसिन देते हैं। तो ये था हमारा स्पेसिफिक मैनेजमेंट जिसके द्वारा हम लोग पीपीएच को क्या करते हैं? ठीक करने का प्रयास करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में अगर फर्स्ट 30 मिनट्स में अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो फेल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? मैकेनिकल मैनेजमेंट देंगे। तो मैकेनिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे? सर्जिकल मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन-कौन से ड्रग्स जो है हमारा पीपीएच को ठीक करने में काम आता है, यानी जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग है वो हमारा क्या है? डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या है? ऑक्सीटोसिन। तो सबसे हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट लाइन ड्रग जो है हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन होती है। और सेकंड लाइन ड्रग्स में क्या-क्या आ सकता है? तो साइनोमेट्रिन आ सकता है, मेथर्जिन आ सकता है। मेथर्जिन भी बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेथर्जिन को आप लोग को क्या करना है? ध्यान देना है। और प्रोस्टाग्लैंडिन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन में क्या देंगे? मिसोप्रोस्ट देंगे और कार्बोप्रोस्ट देते हैं। तो ये थे कुछ ड्रग्स जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज का मैनेजमेंट करते हैं। तो ड्रग्स में अब हम लोग देख लेते हैं एक-एक करके, तो कौन-सा ड्रग है, कौन सा किस डोज़ में देंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इनमें हम लोग का कौन-कौन सा ख़्याल रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ पीपीएच है वो क्या हमारा? ऑक्सीटोसिन है। तो ऑक्सीटोसिन देखते हैं। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ट्रीट करने के लिए पीपीएच को। इसको हम लोग आईएम भी दे सकते हैं और आईवी दे सकते हैं। इसका डोज़ कितना रहता है? तो 40 इंटरनेशनल यूनिट हम लोग इसका डोज़ देते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखना है कि नेवर गिव इट एज़ आईवी बोलस। तो आईवी बोलस हम लोग को एक ही बार में हमेशा कभी भी नहीं देना है। ये रेड पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसको मैंने अंडरलाइन किया, आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हमेशा एनएस के साथ देते हैं या आरएल के साथ देंगे। डेक्स्ट्रोज़ 5% के साथ कभी नहीं देते। ये क्या है हमारा? फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, ड्रग ऑफ चॉइस है हमारा किसके लिए? डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया है किसके लिए? पीपीएच के लिए। अगला है हमारा मिथाइल अर्गोमेट्रिन। तो अर्गोमेट्रिन जो होता है इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए? पीपीएच के लिए। तो मिथाइल अर्गोमेट्रिन जो है इसका डोज़ हम लोग कितना देते हैं? तो इसका भी डोज़ हम लोग देंगे 0.2 मिलीग्राम आईएम देते हैं। 0.2 मिलीग्राम क्या करेंगे? आईएम देंगे। और रिपीट मैक्सिमम 5 डोज़, यानी 5 डोज़ हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं इंटरवल कितने-कितने देरी पे? तो 20 से 40 मिनट्स के अंतराल पे हम लोग क्या करते हैं? मिथाइल अर्गोमेट्रिन का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नेवर गिव आईवी। हम लोग इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखेंगे कि आईवी कभी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइपरटेंशन करा सकता है, यानी बीपी को क्या करेगा? बढ़ा देगा।
एक और है हमारा जो ड्रग्स है वो दोनों का कॉम्बिनेशन यानी ऑक्सीटोसिन और मेथर्जिन का कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या है सिंटोमेट्रिन। तो सिंटोमेट्रिन जो है वो हमारा क्या है ऑक्सीटोसिन और मेथर्जिन का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या होता है कितने कितने का कॉम्बिनेशन है तो ऑक्सीटोसिन जो है वो 50 इंटरनेशनल यूनिट है और मेथर्जिन क्या है 0.5 मिलीग्राम। तो ये थे कुछ हमारे ड्रग्स जो कि हम लोग यूज करते हैं किसमें पोस्टपार्टम हेमरेज में हम लोग यूज कर सकते हैं। और हम लोग ड्रग्स देख लेते हैं कौन कौन सा ड्रग्स। तो साइमल्टेनियसली गिव ट्रेनेक्सामिक एसिड। तो हम लोग क्या करते हैं ट्रेनेक्सा भी देते हैं। तो ट्रेनेक्सा क्या करेगा इसके साथ साथ में हम लोग देते हैं कौन सा ड्रग डेट इज ट्रेनेक्सा। तो ट्रेनेक्सा क्या होता है ब्लड को रोकने में सहायक होता है कोगुलोपैथी कराता है। और एक ड्रग होता है जो इसको हम लोग बोलते हैं पीजी यानी प्रोस्टाग्लैंडिन E1। तो ये क्या होता है मीसोप्रोस्ट होता है। कौन सा होता है मीसोप्रोस्ट। तो मीसोप्रोस्ट हम लोग कब देते हैं कैन बी गिवन इन एस्थमेटिक पेशेंट। तो जो भी अस्थमा से रिलेटेड एस्थमेटिक पेशेंट होगा उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं मीसोप्रोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो टू ट्रीट पीपीएच यानी पीपीएच को हम लोग क्या करते हैं ट्रीट करते हैं। इसका डोज कितना देते हैं तो 800 मिली सेंटीग्राम यूज करते हैं। तो 800 मिली सेंटीग्राम हम लोग क्या देंगे मीसोप्रोस्ट देंगे। और रूट क्या रहेगा इसका तो सबलिंगुअल रहता है। ये रूट जो है हमारा WHO ने रिकमेंड किया है। तो 800 मिली सेंटीग्राम देंगे को आप सबलिंगुअल देते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को क्या देना है देख लेते हैं। तो 600 मिली सेंटीग्राम जो है यूज करते हैं हम लोग किसके लिए पोस्टपार्टम हेमरेज को बचाने के लिए। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हम लोग क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं AMTASL। रूट हम लोग क्या देंगे तो ओरल देते हैं। और ट्रीटिंग फॉर पीपीएच गिव मीसोप्रोस्ट रेक्टली। अगर रेक्टली हम लोग भी दे सकते हैं तो रेक्टली कितना देंगे 1000 मिली सेंटीग्राम देते हैं। तो ओरली देंगे तो कितना देंगे 600 और रेक्टली देंगे तो कितना देंगे 1000 मिली सेंटीग्राम देते हैं। अगला क्या हमारा PGF2 अल्फा। तो ये क्या हमारा कार्बोप्रोस्ट और डाइनोप्रोस्ट या हेमोवेट है। तो हीमावेट या कार्बोप्रोस्ट मेनली कार्बोप्रोस्ट के नाम से ही आता है। तो इसका कितना डोज देते हैं तो 250 मिली सेंटीग्राम देते हैं। इसका कितना दे रहे थे 800 मिली सेंटीग्राम दे रहे थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रिपीट करते हैं इंजेक्शन एवरी 50 to 90 मिनट्स यानी 50 से 90 मिनट्स के भीतर हम लोग इसका डोज को क्या कर सकते हैं रिपीट कर सकते हैं। और इसका मैक्सिमम 8 डोज दे सकते हैं यानी 2 मिलीग्राम हम लोग दे सकते हैं। तो मोस्ट पोटेंट ड्रग या बेस्ट ड्रग टू ट्रीट पीपीएच यानी पीपीएच को ठीक करने का सबसे मोस्ट पोटेंट ड्रग्स क्या है जब कोई दवा ना काम करे तो कार्बोप्रोस्ट देना है। और ट्रेनेक्सामिक एसिड। तो ट्रेनेक्सामिक एसिड कितना देते हैं 1 ग्राम देते हैं IV। और ये स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है किसके लिए पीपीएच के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ट्राई मेडिकल मैनेजमेंट फॉर 30 मिनट्स इफ ब्लीडिंग इज नॉट कंट्रोल। तो अगर हम लोग का जो है 30 मिनट्स अगर बाद भी अगर हमारा ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल हुआ है तो हम लोग कुछ मैकेनिकल मेथड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैकेनिकल मेथड्स में हम लोग क्या करेंगे प्रेस करेंगे यूट्रस को जिसके कारण क्या हो सके ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाए। तो मैकेनिकल मेथड्स में हम लोग क्या करेंगे प्रेस करते हैं यूट्रस को जिसके द्वारा हमारा ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक है क्या बाय मैनुअल कंप्रेशन यानी दोनों हाथों से दबाएंगे बाय मैनुअल। और सेकंड क्या हमारा सैंगस्ट्रिकन ब्लैकमोरे एसोफेजियल ट्यूब यानी बकरी बैलून का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाय मैनुअल कंप्रेशन देख लेते हैं। तो बाय मैनुअल जो कंप्रेशन है ये कौन सा तरीका है और कैसे हम लोग यूज करते हैं ये देख लेते हैं। तो बाय मैनुअल कंप्रेशन कैसे करते हैं वन हैंड इज ओवर द ऑन द यूट्रस पर एब्डोमिनल यानी पेट के ऊपर से हम लोग क्या करेंगे अपने यूट्रस को दबाएंगे। एंड अदर हैंड इनसाइड द यूट्रस यानी एक ऊपर से और एक नीचे से। अब इससे हम लोग क्या करेंगे नाउ प्रेस द यूट्रस बिटवीन द 2 हैंड्स और एक ऊपर से और एक नीचे से यानी एब्डोमिनल से भी यूट्रस को भी पकड़ेंगे और यूट्रस के अंदर भी हाथ लगाकर उसको क्या करेंगे दबाएंगे। तो दबाएंगे इन दोनों के द्वारा। तो यही हमारा क्या जिसके कारण क्या हो सकता है हमारा जो पीपीएच है यानी पोस्टपार्टम हेमरेज है वो क्या हो जाएगा रुकने का चांसेस क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो ये हमारा क्या बाय मैनुअल कंप्रेशन। तो एक हाथ एब्डोमेन पे और एक हाथ इनसाइड द यूट्रस और दोनों को हम लोग क्या करेंगे प्रेस करेंगे। नेक्स्ट अब हमारा क्या है एक और मैनेजमेंट दैट इज सैंगस्ट्रिकन ना। तो सैंगस्ट्रिकन ब्लैकमोरे एसोफेजियल ट्यूब या बकरी बैलन ट्यूब। तो बकरी बैलन ट्यूब के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो बकरी बैलन ट्यूब जो होता है हम लोग क्या करते हैं कैसे डालेंगे तो ट्रांस वेजाइनल प्लेसमेंट करते हैं। किधर से डालेंगे आप लोग को फिगर में दिखा रहा होगा। तो ये वजाइनल रूट के थ्रू डालते हैं। किसके थ्रू डालते हैं वजाइनल रूट के थ्रू डालते हैं। तो वजाइनल रूट के थ्रू डालेंगे तो कैसे डालेंगे टेक इट इनसाइड द यूट्रस एंड इन्फ्लेट इट्स बल्ब विथ 300 to 500 ऑफ वार्म नॉर्मल सलाइन। तो ट्रांस वजाइनल
जब इधर से डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको फुलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 300 से 500 ml क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन, वार्म नॉर्मल सलाइन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या करेंगे, दिस ट्यूब प्रेसेस द यूट्रस, तो इससे क्या होगा, यूट्रस जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, रोक देगा। तो यूट्रस जब हम लोग को फूल जाएगा यानी फ्लेट हो जाएगा, है ना। तो जब हमारा फूल जाएगा तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ब्लीडिंग अगर स्टॉप नहीं होगा तो उसके भी और पोजीशन से हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। तो उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, ड्रग्स दिए, उसके बाद क्या किए, मैकेनिकल मेथड्स का इस्तेमाल किए। इसमें हम लोग 2 चीज़ पढ़े, पहला बाइमैनुअल कंप्रेशन और दूसरा बकरी बैलून का हम लोग इस्तेमाल किए। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बकरी बैलून कितना होता है, 500 ml, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंगस्टन ब्लैक मोरे एसोफेजियल ट्यूब भी हम लोग बोलते हैं। अगर इन सभी मेथड्स के द्वारा भी अगर नहीं सुनता है तो हम लोग क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 तरीके का होता है। अगर जो पेशेंट है अगर उसको फ्यूचर में बच्चा चाहिए, तो इफ पेशेंट वांट्स फ्यूचर प्रेगनेंसी, यानी फ्यूचर प्रेगनेंसी अगर उसको चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो अप्लाई स्टिचेज ऑन यूट्रस, तो यूट्रस जो होता है उस पे हम लोग क्या करेंगे, स्टिच लगाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंच सूचर बोलते हैं। तो लिंच सूचर इज यूज इन पीपीएच, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। तो लिंच प्रोसीजर जो होता है वो किसमें यूज होता है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में यूज होता है, किसके, पीपीएच के, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको गोल तरीके से तीनों साइड से हम लोग इसको क्या करते हैं, बांधते हैं। इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे स्टिच लग रहा है। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा स्टिच लग रहा है यहाँ से इधर से, ये इधर से और इधर से। तो ये 3-4 तरीके यानी ट्राइंगुलर शेप में हम लोग क्या करें, इसको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है हमारा क्या, लिंच प्रोसीजर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं सूचर्स को। अगर हमारा जो है, अगर फैमिली इज कंप्लीट, अगर वो फ्यूचर जो है हमारा प्रेगनेंसी नहीं चाहती, आगे अगर बच्चा नहीं चाहते, तो हम लोग क्या करेंगे, यूट्रस को निकाल देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। अगर बी लिंच सूचर आर अप्लाइड अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ यूट्रस, तो बी लिंच जो सूचर होता है वो पूरे यूट्रस पे हम लोग देते हैं। अगर फिर ब्लीडिंग हो रही है, फिर भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, सॉरी, अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइगेट करेंगे यूट्राइन आर्टरी को। यूट्राइन आर्टरी को हम लोग क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे, यानी काट कर हम लोग बांध देंगे उसको। उसके बाद ओवेरियन आर्टरी को भी क्या करेंगे, बांध देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यूट्राइन जो आर्टरी है वो किसका ब्रांच है। तो यूट्राइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, यानी किसका ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी का ये ब्रांच है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो यूट्राइन आर्टरी है वो किसका ब्रांच है, तो इंटरनल इलियक आर्टरी का ये ब्रांच है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइगेट एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, यानी एंटीरियर डिवीजन को हम लोग क्या करते हैं, बांध देते हैं। अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हिस्टेक्टोमी करते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पेशेंट हैड पेरिनियल टीयर, तो पेरिनियल टीयर भी रहेगा, तो उस केस में भी क्या होगा, पीपीएच हो सकता है। तो पीपीएच को हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। तो पेरिनियल टीयर को हम लोगों ने, ये डिग्री पे डिपेंड करता है कैसे कैसे क्या क्या होता है, ये सारी चीजें अब हम लोग देखेंगे। तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, पेरिनियल टीयर है तो टीयर को हम लोग क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो टीयर को ठीक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और इसके बहुत सारे डिग्रियां हैं। तो पेरिनियल टीयर जो होता है 4 डिग्री में हम लोग बांटते हैं। तो देख लेते हैं। तो पेरिनियल टीयर क्या होता है, मीन्स टीयरिंग ऑफ पेरिनियम ड्यूरिंग डिलीवरी। तो पेरिनियम में अगर टीयर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिनियल टीयर बोलते हैं डिलीवरी के समय। अब इसके कुछ ग्रेडिंग्स होते हैं, तो ग्रेडिंग देख लेंगे। तो ग्रेडिंग्स ऑफ पेरिनियल टीयर में फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, वाजाइनल स्किन प्लस म्यूकोसा स्टोन। तो ये यानी वाजाइनल स्किन और म्यूकोसा दोनों अगर टर्न हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री बोलते हैं। सेकंड डिग्री में क्या हो जाएगा, वाजाइनल स्किन प्लस म्यूकोसा प्लस वाजाइनल मसल, तो मसल में भी अगर हमारा आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री। थर्ड डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, वाजाइनल स्किन, वाजाइनल म्यूकोसा, वाजाइनल मसल्स, आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल एनल स्फिंक्टर आर टर्न और बोथ आर टर्न। तो यानी अगर हमारा मसल्स के साथ एनल स्फिंक्टर भी आ जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड डिग्री बोलते हैं। और फोर्थ डिग्री क्या हो जाएगा, वजाइनल स्किन प्लस वजाइनल मसल प्लस इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और प्लस में रेक्टल म्यूकोसा। तो रेक्टल म्यूकोसा भी हो जाएगा तो फोर्थ डिग्री में वो काउंट होने लगता है। तो ये था हमारा क्या, डिग्रीज ऑफ पेरिनियल टीयर। ये डिग्रीज को आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, ये पूछे हुआ क्वेश्चन का और ये पूछा जाता है कि फर्स्ट डिग्री पहचानने में आ जाएगा, या तो फिगर के द्वारा दे सकता है और नहीं तो स्टेटमेंट में पूछ देगा।
तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री जो पेरिनियल टियर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेरिनियल टियर को ठीक करते हैं। तो थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री में, फोर्थ डिग्री जो पेरिनियल टियर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट पेरिनियल टियर बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो ट्रीट करते हैं वो ओटी में ट्रीट करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री जो होता है रिपेयर्ड इन लेबर रूम, लोअर रूम में हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर कर देते हैं फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री को। और थर्ड और फोर्थ डिग्री जो होता है वो क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर में हम लोग इसको ठीक करते हैं जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग पेरिनियल टियर को बचा सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ हेड ऑफ फीटस, तो फीटस का जो हेड है वो जब आता है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, तो गिव पेरिनियल सपोर्ट, हम लोग पेरिनियल सपोर्ट को देंगे, यानी हाथ से उसको क्या करेंगे, पकड़ कर रखते हैं, ठीक है। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, डिलीवर हेड ऑफ फीटस स्लोली एंड मेंटेन फ्लेक्शन, यानी सबसे पहले हेड को डिलीवर करेंगे किसके द्वारा, धीरे धीरे और फ्लेक्शन मेथड के द्वारा। और वार्म कंप्रेस एट पेरिनियम, कंप्रेस करके हम लोग रखते हैं। तो ये जो गिव पेरिनियल सपोर्ट और डिलीवर ऑफ हेड बाय स्लोली बाय फ्लेक्शन, तो ये तो था, ये हमारा दो मेथड है जो कौन दिया था, रिकमेंडेड बाय WHO। तो रिमेंबर WHO डज नॉट रिकमेंड रूटीन एपिजियोटोमी टू प्रिवेंट पेरिनियल टियर। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमको पेरिनियल टियर हो रहा है, पेरिनियल टियर हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एपिजियोटोमी कर देंगे। तो एपिजियोटोमी क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो WHO जो है ऐसा कभी नहीं बोलता है कि अगर आपको पेरिनियल टियर हो रहा है तो आप लोग एपिजियोटोमी दे दे। तो ये था हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में आज का मिडवाइफरी लेक्चर। तो आप लोग को ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक